नमस्कार प्यारे साथियों, VSCS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं चंदन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं MCQs, जो कि पिछला वीडियो था हमारा वर्णमाला का। अब आप लोगों ने अगर वर्णमाला का वो टॉपिक देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये जो सवाल है वो आपसे बन जाएंगे। मैं इसीलिए इसको लाया हूँ कि प्रत्येक टॉपिक के बाद हम MCQs करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। इसलिए आज आपके लिए सामने है MCQs। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की। तो वर्णमाला का पहला सवाल आपके सामने कि पहला सवाल बोलता है कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन दे रहा है पहला अल्प प्राण, दूसरा बोल रहा है ऑप्शंस में विसर्ग, तीसरे की बात वो कर रहा है तो महाप्राण, और चौथा ऑप्शन उसने दिया है संयुक्त व्यंजन को। अब यहाँ जब हम बात करते हैं तो पहले ऑप्शंस की बात करें कि अल्प प्राण, तो अल्प प्राण कहीं से कहीं नहीं होगा। दूसरी बात करें कि विसर्ग की, ऑप्शन विसर्ग इसका बी सही है। कैसे है ये हम अभी देखने वाले हैं। ऑप्शन महाप्राण और संयुक्त व्यंजन नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन इस कंडीशन में ऑप्शन बी होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ उसने बोला है कि विसर्ग को अयोगवाह कहा गया। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी आप लोगों को, तो अयोगवाह दो बताए थे मैंने, अम और आहा को क्या बोला था हमने, अयोगवाह बोला था। अब अम और हा बोले सर ये तो अम और हा है, यहाँ पे ऑप्शन में विसर्ग की बात की है। कैसे, जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं अम, इसको बोला था हमने क्या, अनुस्वार, और इसको हमने बोला था क्या, विसर्ग। क्या बोला था, विसर्ग। तो हुआ कंसेप्ट क्लियर कि किस प्रकार से अयोगवाह किसे कहा गया है, विसर्ग को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे किसको, दांत को और जीभ को, मतलब इससे कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। अब ऑप्शन की बात करें हम, पहला ऑप्शन दे रहा है वो मूर्धन्य, दूसरे की बात कर रहा है वो दंत, तीसरे ऑप्शन की बात कर रहा है दंतोष्ट, और चौथा ऑप्शन उसने दिया है कंठोष्ठ। अब यहां पे जब बात हुई है कि भाई दांत और जीभ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया स्पर्श व्यंजन की बात, हमने इसके पहले हम कर चुके थे। तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग की यहाँ पे बात आ रही है। किसकी आ रही बच्चों, पांचों वर्ग की बात आ रही, मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। किस किस की, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब यहां उसने स्पष्ट कर दिया दंतोष्ठ मतलब दांत से जो बोले जाते हैं। अब यहां समझ में आ गया भाई, दांत द्वारा बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे भाई, दंतोष्ठ, दंत व्यंजन कहलाएंगे। मतलब ऑप्शन बी यहां पे हमारा क्या है, सही है। आई यहां पे बात समझ में कि किस प्रकार से भाई हमने स्पर्श व्यंजन जो 25 वर्ण थे, कुल संख्या इनकी कितनी है, 25 है, उनमें से प्रत्येक को 5 वर्ग में बांट दिया और उसे स्पर्श व्यंजन कहा। क्यों कहा, क्यों इसलिए कहा है, क्योंकि उनके उच्चारण में जीभा मुख के किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन कहा गया। तो सवाल पूछा उसने, दांत वाली बात कर दी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब यहाँ पे हमको एक चीज
विशेष ध्यान देनी है। जब भी हम सवाल को पढ़ें बड़े आराम से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। इसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण चीज को अंडरलाइन करें। एग्जामिनर यही करता है, ऑप्शंस जब घुमाता है तो कैसे फंसाता है उसको, यहाँ दे देगा शुद्ध अशुद्ध नहीं, इस प्रकार के सवाल वो क्या करता है, फंसा देता है। तो हमें क्या करना है, जब भी सवाल को पढ़ना है बड़े इम्तिनान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और उसके बाद फिर ऑप्शंस को देखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे उसने बोल दिया कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब यहाँ उसने 4 ऑप्शन दिए, पहला सा, दूसरा सा, चौथा चा और लास्ट सा। अब इस कंडीशन में कौन सा है, दंत की बात की उसने, किसकी भाई, विकल्प कौन सा शुद्ध है, तो सा मूर्धन्य। अब हम यहां देख लेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कौन से कंठवर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंठवर्ण। तो कंठवर्ण कौन सी थी, का वाली लाइन थी। कैसी थी, का वाली लाइन। तो ऑप्शन ये गलत हुआ भाई, क्यों, क्योंकि चा की बात कर रहा है वो, यहां तो कहीं से कहीं हवा ही नहीं लग रही उसको। अब अगली बात कर ले हम तालव्य व्यंजन की। तो तालव्य चा वाली लाइन आती, कौन सी आती, चा। तो ये चा वाली लाइन, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ चा होना चाहिए, तब ये सही होता। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन भी गलत हुआ, क्यों, क्योंकि देखो सा की बात की, षटकोण वाले सा की, तो ये तालव्य की बात कर रहा, तो तालव्य तो भाई चा वाली लाइन आएगी। तो 2 ऑप्शन तो यूं चले गए। अब बचे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे जो सा है मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य भी नहीं है, मतलब ये वाला गलत। अब बचा कौन सा, सा, ये सा वाला जो है ये दंत व्यंजन, तो मतलब ये सही है उच्चारण या स्थान की दृष्टि से। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लुत स्वर कौन सा है, बोल रहा है वो प्लुत स्वर। अब हमें सबसे पहले तो प्लुत स्वर जानने के लिए पुराने वीडियो को देखना पड़ेगा, या देख लिया होगा तो समझ में आ रहा होगा कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। अब प्लुत स्वर कौन सा है, इन ऑप्शंस में हमको बताना है। अब जब यहां हमने देखे थे प्लुत स्वर, पहली बात होती कि भाई तिगुना समय लगता है। कितना लगता है इसमें, तिगुना समय लगता है। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाटक नुक्कड़ों में। कहाँ किया जाता है, नाटक नुक्कड़ों में किया जाता है। मतलब संस्कृत के वर्ण होते हैं, अधिकतर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से औम ये होगा नहीं, ओम होगा नहीं, क्यों, क्योंकि तिगुना समय लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, तिगुना समय लगना चाहिए, और ये ओम होगा नहीं। तो कौन सा बच्चा, ओइम। क्या बच्चा है, ओम या ओइम। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे पहले एक बनाते हैं हम इस ई जैसा, और एक ट्रिपल एस। ये 2 संकेत चिन्हों का यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है कि मुहु शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु की उसने बात की। भाई चंद्र बिंदु है, क्या है, शिरोरेखा, दूसरा अनुस्वार, तीसरा अनुनासिक, चौथा नासिक। अब शिरोरेखा मतलब ये शिरोरेखा के ऊपर लगा है चंद्र बिंदु, ठीक, शिरोरेखा के ऊपर लगा है। फिर बोल रहा अनुस्वार की बात करा, तो अनुस्वार। अब हमने यहाँ अनुस्वार अम की बात कर ली थी, इसको एक बिंदी जो थी उसको अनुस्वार कहते थे। अब यहाँ पे हमने बात की है नासिक की। ऑप्शंस क्या है, नासिक, अनुनासिक। तो अनुनासिक मतलब मुंह और नाक से बोले जाने वाले वर्ण। जब मुंह शब्द में जो चंद्र बिंदु है वो कहाँ से बोला जाता है, अनुनासिक से बोला जाता है, नाक और मुंह के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा है, अनुनासिक। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि नासिक नाक से अकेले से तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत और ए ऑप्शन गलत, मतलब सी ऑप्शन इस कंडीशन में सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अब सवाल बोल रहा है कि इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अब हमको यहाँ भाई गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। दूसरा देख लेंगे कि का वर्ग हा तथा आ बड़ा आ कंठ वर्ण माने गए हैं। बिल्कुल सही है। फिर डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब बचा कौन सा कि समस्त स्वर आघोष वर्ण है। ये वर्णन गलत लिखा हुआ, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो समस्त स्वर आघोष वर्ण है। ये ऑप्शन क्या है यहाँ का गलत, मतलब ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल बोलता है इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। अंडरलाइन कर लेंगे मूर्धन्य को। अब हमने जब मैंने पढ़ाया था तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से थे। अब इस कंडीशन में ऑप्शन पहला देखेंगे हम। ऑप्शन ए बोल रहा है टा ठा सा और फा। तो भाई यहाँ पे मूर्धन्य की बात की। अब यहाँ फिर देख लेंगे हम एक बार और कि भाई कंठ वर्ण, फिर तालव्य वर्ण, मूर्धन्य, दंत और औष्ठ। अब यहाँ वो बोल रहा है कि मूर्धन्य की बात की है उसने। किसकी बात की है? मूर्धन्य की। तो अब यहाँ ये लाइन मिलाएंगे इन लाइनों में, मतलब जो चार के चारों अक्षर इस लाइन के आना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है। ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें भी ये अक्षर अलग है, इसमें भी ये वाला अक्षर अलग है, ये अलग है। अब बचा कौन सा? लास्ट ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वर किसका भेद है। अब पूछ लिया उसने भाई कि स्वर किसका भेद है। संधि। तो संधि भाई क्या था? दो वर्णों का मेल था। संधि क्या था? दो वर्णों का मेल था। और समास दो शब्दों के पास पास आने से क्या बनते हैं? समास बनते हैं। और फिर वर्ण। और जब वर्ण की बात करते हैं तो अब यहाँ वर्ण की बात होती है तो जब हम स्वर पढ़ेंगे या स्वर पढ़ने से पहले या वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसके पहले दो चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मूल स्वर की, फिर करते हैं अक्षर की, और फिर करते हैं हम वर्ण की। तो अब ये वर्ण जो अक्षर का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब यहाँ लिंग की जब बात करती ये तो कहीं से कहीं ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हवा ही नहीं लग रही। ये तो लिंग तो भाई ये पूरी तरह से अलग हो गया। अब जब ये बात इन तीनों की बात की हमने तो इन तीनों में से संधि की बात करेंगे तो संधि क्या होगा भाई? स्वर और व्यंजनों का मिश्रण होता है। अब ऑप्शन बचता हमारा क्या? सी। क्या बचता है? सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? स्वर किसका भेद है, मतलब वर्ण का भेद है। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण कौन सा है? अब यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर वापस से हम वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है स्पर्श। कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। फिर आता है हमारा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म। और फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। इनकी हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे उसने बोला है एग्जाम, या बोल सकते कि सवाल आया हुआ हमारा कि ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण क्या है। अब ऑप्शन में मिलाएंगे हम तो यहाँ से या रा ला वा, ये तो हमारे अंतस्थ, तो ये ऑप्शन ए कतई नहीं होगा। ऑप्शन ये तो फिर हवा ही नहीं लगेगी इसकी भी,
ये भी नहीं होगा, फिर बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन बी। इस कंडीशन में ऑप्शन बी सही है। मतलब यहाँ जब मिलाएंगे ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ये 4 कौन से होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब नेक्स्ट सवाल बोल रहा है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब स्पर्श व्यंजन की मैंने पहले ही बताई कितनी संख्या है, 25। कितनी है, 25। तो ये डाटा तो आपको बिल्कुल रटने ही पड़ेंगे कि भाई कुल व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। इस प्रकार की जो संख्या आएगी उनको तो एक अलग से चार्ट बना करके आप लोग दीवार पे चिपका लें, जिससे कि सुबह शाम उसको देख लें हम और वो संख्या याद रहे। क्यों, यहाँ से सवाल 1 2 1 2 आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे, बोल रहा भाई कि कैसे दूर किया जा सकता है, ये यहाँ पे इसकी बात हो रही। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है वो छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है अनुनासिक के नियम बनाकर। अब इतने बड़े सवाल में ऊपर पढ़ेंगे नीचे आएंगे तब तक ऊपर वाले ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। तो बड़े आराम से ऐसे सवालों को पढ़ें और कोशिश करें उसका भावार्थ समझने की कि क्या बोल रहा है। अब यहाँ जब इतनी बड़ी उसको देखा हमने तो फिर से सवाल पढ़ेंगे कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे कि भाई स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। तो क्या होगा, अपने आप त्रुटि क्या होगी, खत्म। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। किसकी बात कर दी, कितने स्वर हैं। पहले ऑप्शन में दे रहा है वो 10, ऑप्शन बी में दे रहा है 11, ऑप्शन सी में दे रहा है वो 13 और ऑप्शन डी में दे रहा है वो 12। अब हिंदी वर्णमाला में पढ़ाया था मैंने कितने स्वर हैं, 11। कितने हैं बच्चों, 11। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन दिए हैं, अब हमने बात कर ली भाई ठीक है, बात की किसकी, कि स्वर की कुल संख्या। तो स्वर की कुल संख्या हिंदी में अगर बात करते हैं, किस में बात करें, हिंदी में, तो कितनी आएगी, 11। और यहीं अगर संस्कृत की बात कर लें, एग्ज़ाम पूछ ले उसका दिमाग खराब हो जाए, कभी सोचे चलो यार हिंदी बहुत पूछ लिया, आज क्या किया जाए, संस्कृत का पटक देते हैं। तो वो एग्जामिनर पूछेगा कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में कितनी है बच्चों, 13। तो ऑप्शन दिया हुआ तो यहाँ लिख लेंगे 13, मतलब 13 है संस्कृत में। और एक और आती, जब 10 की बात हुई तो 10 कहीं ना कहीं रिलेट है। कैसे, अगर बोलें कि मात्राओं के आधार पर, किसके आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, प्यारे बच्चों 10 हैं। कितनी है, 10 हैं। अब यहाँ पे कि सर ये तो हमने बात कर ली कि मात्राएं या फिर इनके आधार पर संख्या, स्वर की बात कर ली, 13 की बात कर ली, 11 की बात कर ली, 10 की बात कर ली, लेकिन कौन कौन से हैं इसकी और बात कर लेते। चलिए बात करते हैं कौन कौन से हैं। ये मैं यहाँ से अभी रब कर देता हूँ और यहाँ पे अब संख्याएं लिखता हूँ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। ए, आई, ओ, औ, अम और आहा। कि बोले सर हिंदी में तो 11 की बात करी, यहाँ तो 13 लिख दी है। तो ये 13 कौन से बच्चों, ये 13 जो हैं ये हैं संस्कृत के। किसके हैं बच्चों, संस्कृत के हैं।
अब अगर बोलें कि भाई हिंदी में तो 11 की बात करी सर, तो 11 की जब हमने बात करी हिंदी में तो इन दोनों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों? इनको अयोगवाह कहा गया है। क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अपितु स्वर व्यंजन दोनों हैं। अब ये भी बात हो गई सर, बोले कि 11 हो गए, हिंदी में हमने 11 की बात कर ली। बोले सर 10 स्वर की भी बात की तो मात्राओं के आधार पर 10 की बात की, तो मात्राओं के आधार पर हम 10 की बात करते हैं तो ये वाला जो है आ, ये हट जाता है। मतलब ये तो पहले से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ आता है, अक्षरों के पीछे इसका उच्चारण ही होता है। इस प्रकार से ये हमारी 10 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब ये 10 किस आधार पर है, मात्राओं के आधार पर। कैसे बच्चों? मात्राओं के आधार पर। हुई बात कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पे अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? अब भाई संयुक्त होते क्या है? पहली बात तो ये, तो संयुक्त का मतलब होता है कि दो भिन्न भिन्न स्वरों से बने वर्ण। कैसे? दो भिन्न भिन्न स्वर कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब भाई भिन्न भिन्न होंगे तो इनकी संख्या 3 5 4 6। ऑप्शन पहला बोल रहा है 3 तो गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। अब बचे हैं कौन से? ऑप्शन बचा है सी, ऑप्शन 4। मतलब ऑप्शन सी में 4, मतलब संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए, आई, ओ और औ। ये मैंने वर्णमाला पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने हैं। पूरा पिछले वीडियो में इसका पर्टिकुलर बनाया हुआ वीडियो है वो। ठीक है, तो बात करते हैं अगले सवाल की, या फिर बोलते हैं कि इसका 13वें का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? भाई फिर बात आ गई संख्याओं वाली कि मूल स्वर कितने हैं। अब यहाँ बात करेंगे 7। पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी बोल रहा है 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। अब मूल स्वर की बात हुई है तो मूल स्वर कितने हैं बच्चों? 4। कितने हैं? 4। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं मूल स्वर 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 मूल स्वर हैं। क्या हैं? 4 मूल स्वर हैं। तो हमने देख ली, संख्या भी देख ली और कौन कौन से हैं उनकी भी बात यहाँ पे कर ली। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है? जब इस प्रकार के सवाल आए गलत सही वाले तो बड़े आराम से सवाल को पढ़ें और फिर उसके ऑप्शंस को देखें। तो सबसे पहले बोल रहा कि ऋषि का उच्चारण स्थान मुर्दा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा या और वा दोनों अर्ध स्वर भी कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऑप्शन तीसरा बोल रहा है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और चौथा बोल रहा है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। अब स्पष्ट दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन सी ये क्या है? गलत है। बाकी ये ऑप्शन क्या है? सब तीनों ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन गलत की उसने बात की, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी वाला क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब क्या बोल रहा है? सही। वहां बोला था उसने गलत की बात की थी, अब बोल रहा है वो कि मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। भाई कैसे नहीं है? संबंध है मात्राओं का स्वर से। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जो मात्राएं देखी हैं हमने 10 मात्राएं किसके आधार पर देखी थी? स्वर के आधार पर देखी थी। अब दूसरा बोल रहा उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ माने गए हैं, मतलब इनका उच्चारण ओंठ के द्वारा होता है। अब ऑप्शन सी बोल रहा समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। ऑप्शन भाई गलत ही है पूरी तरह से।
फिर बोल रहा है विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों से की जाती। भाई कैसे, क्यों? क्योंकि इनको तो अनुनासिक की बात की थी हमने, विसर्ग में जब मुंह और नाक की, इसके पहले जो सवाल देखा हमने वहाँ बात कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अब भाई अघोष जो व्यंजन की बात हुई है, हमने जब व्यंजन पढ़े थे वहाँ पे व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन में ये बात की थी कि कौन से वर्ण अघोष हैं और कौन से घोष या सघोष हैं, इनकी हम बात कर चुके हैं। अब सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि भाई कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। अब यहाँ पे जब घोष या सघोष की हम बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, किसका? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा है हमारा? सघोष या घोष हैं। अब हमने यहां देख लिया कि अब बात किसकी कर रहा है? वो अघोष की। तो अब कौन कौन से बचे? पहला और दूसरा। कौन सा बचा? पहला और दूसरा। तो अब इस कंडीशन में यहां पे हम मिलाएंगे स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये तो भाई तीसरा व्यंजन है, का खा गा, चा छा जा तीसरा है, पा फा वा ये भी। अब बचा कौन सा? पहला वर्ण कौन सा आ रहा है इसमें स्पर्श व्यंजन में? चा। कौन सा आ रहा है? चा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब पूछा गया है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में, क्या पूछ रहा है वो? हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? उसने बोल दिया कुल कितने वर्ण हैं। तो भाई कितने हैं? ऑप्शन दिए हैं 52, 51, 45 और 42। तो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्णों की बात की गई है। अब ये वर्णमाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है पूरी, आप लोग उसको देखें और समझें और उस आधार पर इन सवालों को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। अब हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? अब यहां बात कर ली उसने, स्वर की बोल दी। तो स्वर इसके पहले बताया मैंने, पहले सवाल निकला है कि स्वर के। तो आप बच्चों आप बताएंगे कि कितने स्वर हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते, 10, 12, 11, 9। तो कितने हैं? ऑप्शन सी। कितने? 11। अब 10 की बात की थी तो 10 किस बेस पे थे? मात्राओं के आधार पर थे। और 13 कैसे थे? संस्कृत में थे 13 स्वर। और हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने हैं? 11 हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल आया है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? कितना प्यारा सवाल है, अनुस्वार की उसने बात कर दी है। अब भाई यहां पे जब हमने देखा था अयोग वहा की बात की थी, किसकी बात की थी? अयोग वहा की बात की थी, अयोग वहा। अब अयोग वहा कौन कौन से थे? अम और आहा। क्या थे? अम और हा। तो और इसे क्या कहा था? अनुस्वार। क्या कहा था? अनुस्वार। और इसे क्या कहा था? विसर्ग। क्या कहा था? विसर्ग। तो अब यहां से समझ में आ रहा होगा। अब उसने पूछा है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं। अब अयोग वहां की हमने कुल 2 बात कर ली कि भाई 2 हैं, जिसमें से एक है हमारा अनुस्वार और एक है हमारा विसर्ग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों आया समझ में कि किस प्रकार से आंसर इसका डी 1 आया। चलिए
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल बोल रहा है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं। अभी 2 मिनट पहले पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया कि भाई जब हमने अयोग वहाँ देखे थे तो अयोग वहाँ में हमने देखा एक अनुस्वार और दूसरा देखा हमने विसर्ग। तो यहाँ पे भी वही सवाल पूछ लिया, उसी का थोड़ा सा चेंजेस करके उसने क्या कर दिया, वहाँ पे अनुस्वार की जगह विसर्ग लगा दिया। तो अब इस कंडीशन में ऑप्शन देखेंगे हम। पहला क्या है 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और डी ऑप्शन ए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सही है। मतलब विसर्ग की संख्या कितनी है, संख्या 1 है ये विसर्ग। ठीक, अब बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है कि महाप्राण किसे कहते हैं। अब महाप्राण समझ में आना चाहिए, 2 उसमें तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ देंगे, सबसे पहले लिख देंगे महा मतलब अधिक मात्रा में, क्या अधिक, और प्राण मतलब वायु, क्या प्राण मतलब वायु। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकले उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास निकले, तो पूरी तरह से कतई सही है ही नहीं। क्यों, क्योंकि बोल रहा सवाल तो बोल रहा है महाप्राण, अधिक मात्रा की बात कर रहा, और ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, वो कम मात्रा में। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में श्वास, ये बोल दिया उसने अधिक मात्रा में श्वास निकले, ऑप्शन बी। मतलब अभी हम पढ़ लेते, टिक नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता भाई क्या बोले। तो अब ये ऑप्शन इस प्रकार से सही भी बोल सकते, क्यों, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या निकल रही है, श्वास निकल रही है। यहाँ भी हमने देखा अधिक मात्रा में श्वास निकले। अब ऑप्शन तीसरा देखते हैं, ये बोल रहा है कि जिन शब्दों में, तो कहीं से कहीं गलती है पूरा। क्यों, क्योंकि शब्दों की यहाँ बात ही नहीं है। फिर बोलते हैं जिन शब्दों के उच्चारण में, तो दोनों। तो ऑप्शन इस प्रकार से ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला बोल रहा है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। किसकी बात की उसने, अल्प प्राण की। अब हमने थोड़ी देर पहले ही अगले सवाल में देखा कि महाप्राण मतलब अधिक मात्रा में वायु बाहर निकल रही है, और यहाँ पे हमने बोल रहा है कि भाई अल्प प्राण की बात करी। अल्प का मतलब होता है प्यारे बच्चों कम। क्या होता है, कम। प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है, वायु। मतलब अल्प मतलब कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से कम मात्रा में श्वास निकले। मतलब पहले ही ऑप्शन में उसने क्लियर कर दिया कि हमारा आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि कम मात्रा की उसने बात कर दी। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण वायु मुख से अधिक मात्रा में निकले, तो गलत है। क्यों, क्योंकि कम मात्रा की हमने यहाँ डेफिनेशन में देख ली। फिर तीसरी तो हाँ शब्द की बात हुई, तो कतई गलत ही है पूरी तरह से। यहाँ पे भी गलत है, मतलब सी और डी गलत, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या बोल दिया उसने, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर वर्ण और शब्द। अब यहाँ पे हमने देखा था कि मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ भी पढ़ाई थी आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। स्वर को बोल नहीं सकते, व्यंजन होगी नहीं, शब्द तो कतई हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, वर्ण। क्या बचा है, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। बात करते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बोल रहा है सवाल कि अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम। तो बच्चों मैंने अनुनासिक ध्वनियाँ पढ़ाई थी। जब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतिम 5 अक्षर, किसके, स्पर्श व्यंजन के अंतिम 5 अक्षर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ।
अनुनासिक का मतलब क्या होता है? नाक और मुंह से बोले जाने वाले वर्ण। अब यहां देख लेंगे हम कि अनुनासिक कौन कौन से थे, पांचों। अब इस प्रकार से बोल रहा है वो कि सही क्रम, मतलब उसको क्रम से जमाएंगे। अब अगर क्रम से जमाए तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन में देखेंगे तो डा, फिर ना, फिर इया और फिर माँ, मतलब कहीं से कहीं पूरा गलत है। अब इस प्रकार से हम जमाएंगे इसको, पहले आना चाहिए डा, फिर इया। इस प्रकार से देखें तो कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। बाकी इनका क्रम सबका गड़बड़ा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को अलग थलग कर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल पढ़ेंगे 27 नंबर का। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? क्या बोल रहा है वो? स्पर्श संघर्षी है। अब यहां पे हमने सबसे पहले देखा है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं भाई, और संघर्षी की बात कर दी है। अब यहां देखेंगे तो ये वाला जो है ये कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। क्यों? क्योंकि रगड़ खाकर बाहर निकलता है। अब अगर टाक की बोले हम तो ये कौन सा है? मूर्धन्य है। कौन सा है? मूर्धन्य है। अब हा की बोले तो हा हमारा ऊष्म व्यंजन, और साथ में कंठ व्यंजन भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से अब हमारा कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञानी को वर्णमाला में माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? पहला ऑप्शन बोल रहा है संयुक्त व्यंजन, दूसरा बोल रहा है स्वर, ऑप्शन सी बोल रहा है अनुस्वार, और ऑप्शन डी बोल रहा है व्यंजन। अब ज्ञानी की जब बात करते तो ये कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। कैसे? देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे है। अब ज्ञानी की बोल सकते हम कि भाई संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4। सवाल बन सकता है कि संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अब जब ज्ञानी की बात करते हैं तो ये ज्ञानी बाबा किससे बनता है? का प्लस सा से मिलके बनता है। किससे बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ज्ञानी क्या है भाई? संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं कि भाई संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है। जैसे हम देखते हैं कि संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर में क्या होता है? 2 भिन्न भिन्न स्वर होते हैं। तो वहीं अगर बात करें हम संयुक्त व्यंजन की तो संयुक्त व्यंजन में क्या होंगे? 2 भिन्न भिन्न स्वर होंगे, 2 भिन्न भिन्न व्यंजन होंगे। जिस प्रकार से का और सा, ये क्या है? हमारे व्यंजन है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? अब बोल रहा है भाई कि वृत्तमुखी स्वर नहीं है। अब इसमें बोल रहा है बड़ा आ, फिर बड़ा ऊ, ओ और औ। वृत्तमुखी मतलब कि मुख या ओंठ हमारे कैसे हो? वृत्त के समान हो। अब इस प्रकार के कौन कौन से वर्ण हैं? जैसे बड़ा ऊ को बोलेंगे तो एकदम से गोलाकृति हो जाएगी, ओ को बोलेंगे तो भी गोल हो जाएगी, और औ को बोलेंगे तब भी क्या हो जाएगी? गोलाकृति हो जाएगी। अब बचा कौन सा? ओनली ए ऑप्शन आ। तो इस कंडीशन में ऑप्शन हमारा क्या है? कौन सा नहीं है की बात की है, तो कौन सा नहीं है? ए, मतलब आ नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले दूसरा या तीसरा सवाल नेक्स्ट उसमें देखा है हमने, संयुक्त व्यंजन की मैंने बात की कि भाई संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, चारों की बात की। अब यहाँ वो बोल रहा है एग्जामिनर कि भाई संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है देखेंगे हम, तो क्या दिख रहा है? ज्ञानी का दिख रहा है। तो ये क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। बाकी सब ये कंठ वर्ण हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बात करें अगले सवाल की, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसका क्रमांक में अघोष व्यंजन है, या किस क्रमांक में
अब इनमें बताने हैं कौन से अघोष व्यंजन। अब हमको पता होना चाहिए कि अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। अब फिर बात कर लेते हैं हम कि भाई अघोष और सघोष की। अब सघोष जो देखे थे, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और घोष की हमने बात की थी तो ये था पहला और दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का। अब यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पे कहानी कुछ और बोल रही है कि बोले भाई पहला और दूसरे वर्ण की बात करिए, तो यहाँ तो स्पर्श व्यंजन तो दिख ही नहीं रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन के कहाँ हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हमारे आएंगे कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से आ जाते हैं? इसी के साथ पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पे हमारे कौन से आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। कौन से आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो अब इसमें दिख रहे हैं कौन से ऊष्म व्यंजन कौन से? तो हमारे दिख रहे हैं ऊष्म व्यंजन ये। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। किसकी बात कर दी उसने? महाप्राण की। तो महाप्राण वर्ण है। अब महाप्राण की जब बात करेंगे तो महाप्राण में क्या हो रहा भाई? महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, मतलब अधिक मात्रा में मुख से वायु बाहर निकले उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण। कौन सा? दूसरा और चौथा। तो यहाँ देखेंगे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसमें स्पर्श व्यंजन का दूसरा या चौथा वर्ण दिख रहा है? तो ऑप्शन ए की दिखता हमको। कौन सा? डी, जिसमें क्या है? 6 ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न स्वरों की बात कर दी यहाँ पे। किसकी बात कर दी बच्चों? भिन्न भिन्न स्वर की। तो भिन्न भिन्न स्वर से कौन सा बनता है? तो क्या बनेंगे? संयुक्त स्वर। कौन से बनते हैं बच्चों? संयुक्त स्वर। तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। मतलब पहला ऑप्शन इसने क्या कर दिया? वही वाला रख दिया। अब दीर्घ स्वर तो कहीं से कहीं होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब सहोदर से मिलकर बना हो। सहोदर मतलब जिस प्रकार से हम बोलते हैं भाई कि अपने बड़े भाई को बोलते हैं हम बड़े भाई, और अगर मान लीजिए कजन हो, चाचा का, मामा का, फूफा का, बुआ का, किसी का भी हो, उसको तुरंत बोल देते कजन भाई। मतलब भिन्न की बात हुई है, स्वर है उसी परिवार से, लेकिन क्या है? भिन्न भिन्न, इसलिए इसको क्या कहा है? संयुक्त स्वर कहा है। अब यहाँ ये तो भाई सहोदर है, मतलब छोटा आ छोटा मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो इसलिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात कर रहा भिन्न भिन्न स्वर, तो आ प्लस आ, तो ये तो भाई सेम है, इस प्रकार से हो ही नहीं सकता। पश्च तो कहीं से कहीं है ही नहीं, और मूल स्वर की तो बात ही नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अब बात कर दी भाई संयुक्तों को छोड़कर, तो कितनी है? 36, 44, 48 और 53। ये बात कहीं से कहीं हजम ही नहीं होती कि 53 वर्ण होते ही नहीं है, तो ये तो गया पूरी तरह से। 36 ये भी कहीं से कहीं नहीं होती। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बोलते हैं भाई कि संयुक्त को छोड़कर, तो कितनी होगी? 48। अब संयुक्त कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, त्रा, ज्ञानी और श्रा। इन चारों को छोड़ करके फिर कितनी हो जाएगी? अब 52 में से कितने घटा दो? 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 48। तो इस प्रकार से संख्या होगी हमारी 48। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। वर्ण कितने प्रकार के हैं? अब पूछ लिया उसने वर्ण कितने प्रकार के? एक प्रकार नहीं, फिर 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। अब टूटा हुआ शब्द, इसको क्या करना है, तोड़ना है प्यास को। कैसे तोड़ेंगे, शब्द निर्माण की हम बात करते हैं भाई, विच्छेद शब्द का कैसे होगा। अब अगर पहले को हम ले तो क्या बन जाएगा हमारा, पा प्लस आ प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस सा प्लस आ। तो इस प्रकार से ये तो पूरा पा बन गया, क्या बन गया, पूरा का पूरा पा बन गया। यहाँ पे प्यास की बात करें मतलब आधे पा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो कतई होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि पूरा पा बन गया। हाँ, अब दूसरे ऑप्शंस पे हम विचार कर सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से ये आधा वर्ण, इसके बाद में क्या है हमारा या, फिर हमारा बड़ा आ, मतलब ये क्या हो गया, प्या बन गया ये, और फिर सा प्लस आ तो हो गया प्यास। अगर हम तीसरे ऑप्शंस की बात करें तो बड़ा आ की बात की तो ये प्यासा हो जाएगा, तो कहीं से कहीं होगा नहीं। इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा, प्यास। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आ लगा है, यहाँ पे बड़ा आ की बात हुई है, यहाँ सिर्फ छोटे आ की बात की उसने, तो इस प्रकार से ये भी कतई नहीं होगा। अब ऑप्शन बचता हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार से हम शब्द को जोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अब मैंने पहले ही मैं बता चुका हूं कि अनुस्वार और विसर्ग की बात कर ली कि भाई अयोगवाह जो है कौन है, अयोगवाह अम और अहा की मैंने बात की थी। किसकी बात की थी, अम और हा की जो बात की थी। तो जिसमें अम था, कौन सा, ये जो अम था हमारा, अम की बिंदी ये वाली, इसको क्या कहा है, अनुस्वार कहा है। क्या कहा है, अनुस्वार। और इन दो बिंदियों को क्या कहा है, विसर्ग कहा है। क्या है, विसर्ग। तो इस प्रकार से अब ऑप्शन देखेंगे तो पहले बोलेंगे कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, क्या बोल रहा है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। गलत, स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं सकते। फिर बात कर रहे हैं हम स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, तो स्वर के साथ कैसे आएंगी भाई, स्वर के साथ तो आ ही नहीं सकती है। फिर ऑप्शन ये भी गलत हुआ हमारा। फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, कैसे व्यंजन के बाद आएंगी। ऑप्शन आ रहा है ए, कौन सा, ऑप्शन ए, मतलब स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। कौन सी, नासिक ध्वनियां। इन्हें कहेंगे हम क्या, क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें कहेंगे हम अनुस्वार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहां पे एक थोड़ा सा वाई मिस्टेक क्या हुआ, गलत ऑप्शंस लिखा गए थे यहाँ पे, तो इसको सुधार के मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहां बोल रहा है द्युत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। क्या बोल रहा, द्युत्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। अब ऑप्शन ए पहले मैंने ये वाला बना दिया। ऑप्शन ए मतलब सच्चा, द्युत मतलब उसी वर्ग का होना चाहिए वर्ण। कैसा होना चाहिए, उसी वर्ग का आधा वर्ण और पूरा वर्ण, उसे कहेंगे द्युत वर्ण। अब यहां पे देखेंगे हम सच्चा, तो भाई ये तो द्युत वर्ण है। कुत्ता ये भी द्युत है, मतलब ए बी सही, गलत है ही नहीं। फिर बग्गा ये भी सही है। ऑप्शन इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मतलब नहीं है। क्या नहीं है भाई, द्युत शब्द नहीं है। चलिए करते हैं बात अगले सवाल की। अगला सवाल, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अब उच्छिप्त का मतलब समझ में होना चाहिए क्या है भाई, कि उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अब इनमें कौन सा शब्द है जिसमें उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग, उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ वर्ण। कैसा, फेंका हुआ वर्ण, या बोल सकते हैं ताड़न जात वर्ण। कैसे बोल सकते हैं, फेंका हुआ या ताड़न जात। अब फेंका हुआ वर्ण या उच्छिप्त ध्वनि कौन कौन सी है, ये ढा और ये वाला ढा। अब इन शब्द में या इन ऑप्शन में इनमें से कौन सा दोनों में से एक शब्द दिख रहा है, तो किस में दिख रहा है, पढ़ाई में। किस में दिख रहा है, पढ़ाई में। तो इस प्रकार इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब सी आंसर
सही है। पढ़ाई में उच्चित ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। किसकी बात हो गई? अंतस्थ व्यंजन की। अब अंतस्थ व्यंजन होते क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए हमको कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अब अंतस्थ का मतलब होता है कि वायु क्या हो, घुमड़ कर बाहर निकले। कैसे? घुमड़ कर बाहर निकले। अब कौन कौन से वर्ण हैं अंतस्थ? तो या, र, ला और वा, ये चार जो हैं ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब इन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि किस में ये वाले चारों वर्णों में से कोई सा अक्षर इसमें आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शंस में आ रहा है? ऑप्शन बी में, मतलब रा और ला। इस प्रकार से हम बोलेंगे भाई कि ये अंतस्थ। और इनकी जब बात करेंगे तो ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन हैं। अगर इनकी बात करें तो ये कौन से? ये है हमारे मूर्धन्य। कौन से हैं? मूर्धन्य। और इनकी अगर बात करें तो ये कौन से? ओष्ठ व्यंजन है। कैसे हैं? ओष्ठ व्यंजन है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल अब बोला है क्षत्रिय, त्र और ज्ञानी, ये हैं क्या हैं ये? मूल स्वर। तो मूल स्वर हमने देखे थे चार थे। कौन कौन से थे बच्चों? चार की जब मैंने बात की थी इसके पहले आगे सवाल निकल चुका है कि मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर चार थे। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता। अब अनुस्वार, अनुस्वार की मैंने बात की कि भाई अयोग वहाँ जो थे हम अनुस्वार इसको बोला था अम को। अब संयुक्त स्वर, तो ये स्वर तो दिख ही नहीं रहे, क्या है? व्यंजन है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी, मतलब ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम देख लेते भाई कैसे संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्रिय को तोड़ेंगे पहले। इस ये किससे मिलके बना है? अब यहां देखें हम कि क्षत्रिय ये किससे मिला? का प्लस सा से मिलके बना है। किससे बना है? का और सा से मिलकर बना है। अब त्रा की बात कर ले तो त्रा किससे मिला है? ता प्लस रा से बना है। किससे बना? ता प्लस रा से मिलकर बना। और ज्ञानी की बात कर ले, जा प्लस इया से मिलकर बना। इस प्रकार से ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर की डेफिनेशन की बात कर ले कि भाई डेफिनेशन कैसे होती। तो यहाँ जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो संयुक्त स्वर मतलब कि भिन्न भिन्न स्वर, संयुक्त व्यंजन मतलब भिन्न भिन्न व्यंजन। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न व्यंजन होंगे, उनको हम कहेंगे क्या? संयुक्त व्यंजन। तो ये चार हैं, मतलब अभी तीन और चौथा ये स्रा। इस प्रकार से चार हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? अब मैंने पहले ही बोला कि आप लोग जब भी सवाल पढ़े नहीं है उसको अंडरलाइन करें। तो हम इसको पढ़ेंगे किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। क्या है? नहीं है। अब यहां हम देखेंगे कि भाई अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन कौन कौन से थे? दो बात करते हैं हम, अघोष और सघोष की। अघोष और सघोष, या इसको घोष भी बोलते हैं हम। अब जब घोष की बात आती है तो तीसरा, चौथा और पांचवा स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब भाई ये जब तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया तो कौन से बचे? पहला और दूसरा बचा। कौन सा बचा? पहला और दूसरा। अब इन ऑप्शंस में हम ये देखेंगे कि पहला और दूसरा कौन सा शब्द इसमें नहीं है। तो हम देखेंगे कंठवर्ण का पहला का मतलब ये है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते कि यहाँ पे या, र, ला और वा, और यहाँ आता है हमारा स और हा। जब यहाँ हमने देखा है कि भाई इनमें से कौन सा आ रहा है, पहला और दूसरा वर्ण, मतलब नहीं है की बात उसने कर दी है कि नहीं है, तो ये तो है। फिर फा भी दूसरा है, था भी दूसरा है। कौन सा बच्चा? या, मतलब ऑप्शन बी इसका नहीं है, मतलब अघोष व्यंजन ये नहीं है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि ना, किसकी बोल रहा है?
कि ना व्यंजन का उच्चारण होता है। वत्स और नासिक के बीच में, किसके बीच में? वत्स और नासिक के बीच में आ ना व्यंजन का उच्चारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। ऋषि को क्या कहते हैं? सवाल आया हमारा कि ऋषि को क्या कहेंगे? अक्षर, अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या फिर स्वर। तो क्या कहेंगे ऋषि को? स्वर। क्या कहेंगे बच्चों? स्वर। ऋषि को कहेंगे हम स्वर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। स्वर तंत्रियों में कंपन, किसकी बात की? कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन दो वर्ग बनाते हैं, कंपन के आधार पर। अब यहाँ पे पहले में बात की भाई अल्प प्राण महाप्राण, मतलब वायु अधिक मात्रा में कम मात्रा में, तो कोई हो ही नहीं सकता ये तो। अब बोलता है स्पर्श और अंतस्थ, स्वर तंत्रियों की बात की, स्पर्श और अंतस्थ, ये भी गलत है। अब आता है घोंस और अघोंस, मतलब इनको बोलेंगे हम स्वर तंत्रियों के आधार पर, अघोंस और सघोंस। सघोंस या सघोंस को बोलते हैं हम कि स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो। क्या हो? अधिक कंपन हो और इनमें कंपन ना हो। क्या? कंपन ना हो। इस प्रकार से ऑप्शन इसका 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से लुंठित वर्ग या लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ग में कौन सा अक्षर आता है? अब यहां उसने बात की भाई कि लुंठित, लुंठित का मतलब लुढ़का हुआ, ठीक। अब ला की बात करें तो ला तो कौन सा बच्चों? पार्श्विक है। कौन सा है? पार्श्विक, ठीक। अब इसमें रा लुंठित है। कौन सा है? लुंठित, मतलब लुढ़का हुआ। एकदम से जब रा की ध्वनि को बोलेंगे तो जीभ एकदम से नीची हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रा उस पे से लुढ़क रहा है। इसको बोलते हैं लुंठित वर्ग। और ये ढाक की अगर बात करें तो ये उच्छिप्त व्यंजन है। कौन सा है? उच्छिप्त। तो ऑप्शन इसका 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल बोल रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से गा, किसकी बात कर रहा है? गा व्यंजन का सही होगा, सही रूप क्या होगा? सही रूप की बात कर रहा है कि है इस सवाल में। इस सवाल में किसके? गा की बात की। तो गा को हम देखेंगे भाई कंठ बिल्कुल सही है, कंठ तो होगा। स्पर्श बिल्कुल होगा। अब अघोष और सघोष में थोड़ा सा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देख लेंगे हम कि गा की बात कर लें तो गा की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें? सघोष और अघोष की बात करेंगे। किसकी? सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। तो अब अघोष, जब सघोष या घोष की बात आती तो तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहां समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कंठ की बात इसमें भी की है, स्पर्श बिल्कुल सही है। अब यहां क्या आ रहा है? अघोष आ रहा है, मतलब ये गलत है। अब हम देखें कि अल्प प्राण और महाप्राण, किसकी बात करें? अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण में क्या होगा? 135, मतलब इसमें आ रहा है वो अल्प प्राण में, लेकिन एक या क्या है? गलत है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। अब दूसरी बोले कि भाई कंठ भी है, स्पर्श भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, कंठ, स्पर्श, सघोष और अल्प प्राण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में अयोगवाह है। अब अयोगवाह की पहले ही बात कर चुके हम कि भाई अयोगवाह इनमें से कौन सा है?
तो अयोग वहा जब देखे थे हमने दो की बात की थी, अम और आहा की। किसकी बात की थी? अम और आहा की बात की हमने। जब अम की बात करते थे इसे क्या कहा है हमने? अनुस्वार। क्या कहा है? अनुस्वार। और इसको बोला है हमने क्या? विसर्ग। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस में दिख रहा होगा विसर्ग, तो ऑप्शन विसर्ग इसका ए ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन में कि अयोग वहा की बात की है। क्यों? क्योंकि महाप्राण, संयुक्त और अल्प प्राण ये तीनों अलग चीज हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है कि किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है। अब यहां पे हमने देखा था कि उच्चिप्त मूर्धन्य व्यंजन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन तो है ही, लेकिन सटीक बात कहाँ पे की गई है? तो सटीक की है उच्छिप्त व्यंजन में। किसमें कहा कही है? उच्छिप्त व्यंजन में। उच्छिप्त का मतलब होता है ताड़नजात या फिर फेंका हुआ। एकदम से बोलते हैं, जैसे ही बोलते तो जीभ एकदम से क्या होती? फेंक देती है इस वर्ण को, इसलिए इसको बोला है उच्छिप्त या मूर्धन्य व्यंजन की बात करते हैं। पार्श्विक व्यंजन तो ला होता है। पार्श्विक का मतलब होता है जीभ के अगल बगल से वायु बाहर की ओर निकले, तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जो संघर्ष करते हैं ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन तो ये होगा ही नहीं, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है कि घा का उच्चारण स्थल कौन सा है। अब यहां पे हमने देखा है किसकी बात कर रहा है? घा की बात कर रहा है। तो फिर हम वापस से कहां जाएंगे? स्पर्श व्यंजन की फिर बात करने वाले। हम किसकी बात करने वाले? स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन में जब हम देखते हैं, पहले का वर्ग को क्या बोला हमने? कंठवर्ण। क्या बोला है? कंठवर्ण। और चा को क्या बोला है हमने? तालव्य। क्या बोला है? तालव्य। और टा को बोला हमने क्या? कौन सा? मूर्धन्य। क्या बोला है? मूर्धन्य। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में ही आंसर आ जाएगा। कैसा? जैसे चा लाइन को बोलेंगे कंठ लाइन को तो का, फिर बोलेंगे खा, फिर गा। तो किसकी बात कर रहा है वो? घा की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मूर्धन्य की बात करेंगे तो टा वाली लाइन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? टा वाली आ जाएगी। और अगर हम तालु की बात करेंगे तो चा वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चा वाली लाइन आ जाएगी। और दंत की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? ता वाली लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।